हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को पता है कि हमने जून 2024 का पेपर सॉल्व कर लिया था और दिसंबर 2023 का पेपर भी हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो इनकी जो वीडियोस है पहले तो आप उनको एक बार अच्छे से देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे 2024 एंड 23 के वो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड करके रखे हैं, तो आप एक बार विजिट कर लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं एनटीए द्वारा, जो आपका पेपर है केमिकल साइंस के रिलेटेड। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में। ओके, तो अब हम सीरीज जो शुरू करेंगे वो करेंगे जून 2023 के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास जो इसमें क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपके पास कहाँ से है, पार्ट बी के क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं जनरली। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे देखिए तो क्या पूछा गया था, द फीचर दैट इनकरेक्टली डिस्क्राइब एन आइडियल डिटेक्टर इन गैस क्रोमेटोग्राफी इज। तो बात हो रही है यहाँ पर किसकी, गैस क्रोमेटोग्राफी की। मीन्स क्रोमेटोग्राफी का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, और कौन सी किस रिस्पेक्ट में आपके पास गैस क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है, आइडियल डिटेक्टर से रिलेटेड पूछा गया है। तो जो डिटेक्टर होता है गैस क्रोमेटोग्राफ में वो जनरेट करता है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जैसे कि हम सभी को पता है। ठीक है, और उस सिग्नल को हम क्या कहते हैं, पीक कहते हैं। ठीक है, हम उसको कहेंगे पीक। जब आपके पास कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर एल्यूट करेंगे फ्रॉम द कॉलम, ओके, तब जाके ये आपके पास सिग्नल जनरेट होता है। तो डिटेक्टर का क्या काम होता है, सिंपली अगर हम समझे तो डिटेक्टर का काम है कि वो आपके पास एक बेस पीक या फिर सिंपली हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करने का काम करता है क्रोमेटोग्राफ के अंदर। ठीक है, तो ये तो हमें डिटेक्टर का काम पता चल गया। तो आइडियल डिटेक्टर कौन सा होता है, कैसा होता है आइडियल डिटेक्टर गैस क्रोमेटोग्राफी में, क्वेश्चन ये है। तो आप देखिए बेसिकली यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ही राइट होती है, हम सभी को मालूम है। तो इसमें हमने करना क्या है, पहले तो ऑप्शन को अच्छे से स्टडी कर लेना है। ठीक है, जैसे आप रीड कर लीजिए ऑप्शन 1 2 3 4। तो स्टेटमेंट 1 देखते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, द एडुकेट सेंसिटिविटी शुड बी इन द रेंज ऑफ, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, 10⁻⁸ है क्वेश्चन में। ठीक है, रेंज ऑफ 10⁻⁸ टू 10⁻⁻15 ग्राम सॉल्यूट पर सेकेंड। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज जो आइडियल डिटेक्टर होता है वो शुड बी एबल टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। उसके पास इतनी क्षमता होती है कि वो आपके पास जो स्मॉल क्वांटिटीज़ भी है उनको भी डिटेक्ट कर पाए, सॉल्यूट की जो स्मॉल से स्मॉल क्वांटिटीज़ होगी उसको वो डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, हेंस द नीड फॉर हाई सेंसिटिविटी, मीन्स यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इट हैज़ अ शॉर्ट रिस्पॉन्स टाइम दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लो रेट, ऑल्सो करेक्ट बिकॉज जो आइडियल डिटेक्टर है वो it should respond quickly to changes in solute concentration, and this response time should not be affected by the flow rate of their carrier gas। सीधी सी बात है कि इसके पास जो आइडियल डिटेक्टर होता है इसके पास शॉर्ट रिस्पॉन्स टाइम होता है जो कि आपके पास इंडिपेंडेंट होता है फ्लो रेट के। ठीक है, ये आप क्रोमेटोग्राफी के जब कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्टडी करोगे आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें माइंड में रहती है। ठीक है, तो ये इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जैसे कि आप थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इट इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव ऑफ सैंपल, मतलब ये भी आपके पास स्टेटमेंट सही है। क्यों है, क्योंकि आपके पास जो आइडियल डिटेक्टर होता है वो अल्टर करता है सैंपल को, अल्टर नहीं करेगा मीन्स वो अलाउ नहीं करता है कि वो फर्दर एनालिसिस कर पाए या फिर जो उसकी रिकवरी है वो उसके पास होनी चाहिए फिर। ठीक है, तो मीन्स ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप का रहता है। फोर्थ है, देयर इज लीनियर रिस्पॉन्स टू अ 10-fold चेंज ओनली इन द सॉल्यूट कंसेंट्रेशन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है, मीन्स ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा फीचर है जो इनकरेक्टली डिस्क्राइब करा है आइडियल डिटेक्टर को इन गैस क्रोमेटोग्राफी। तो वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला कि जो आइडियल डिटेक्टर है उसके पास लीनियर रिस्पॉन्स होना चाहिए टू 10-fold चेंज ओनली इन दी सॉल्यूट कंसेंट्रेशन, बट ऐसा नहीं है। एंड आइडियल डिटेक्टर शुड हैव अ लीनियर रिस्पॉन्स ओवर अ वाइड रेंज ऑफ सॉल्यूट कंसेंट्रेशन।
तो इसका कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया गया है कि 10 फोल्ड चेंज के अनुसार इसका होना चाहिए। यहाँ पर बात की गई कि जो आईडी डिटेक्टर है शुड हैव अ लीनियर रिस्पॉन्स ओवर अ वाइड रेंज ऑफ सॉल्यूट कंसेंट्रेशन, मीन्स दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर टू देखिए आप, एक्स वाई एंड जेड आर 3 पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द सेकेंड रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल with electron affinities in kg per mole of -15, -142 and -333 respectively. The correct statement among the following is। तो हमें नहीं पता है कि हमारे पास जो ये एक्स वाई एंड जेड है ये बेसिकली दिए क्या गया है, कौन से एलिमेंट है। हमारे को सिर्फ ये बात कहेगी कि 3 हमारे पास पी ब्लॉक के एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है, इससे हमारे पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो हमने इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमने एक्स वाई जेड को एक्स वाई जेड की तरह ही देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी कुछ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस प्रकार दी गई कि एक्स की एफिनिटी है आपके पास -15, ओके, एंड वाई की होगी आपके पास -142 एंड जेड की एफिनिटी है आपके पास -333। ये आपके पास एफिनिटीज दी गई है क्वेश्चन में। तो हमने बताना है करेक्ट स्टेटमेंट में आप देखिए, पहले रीड कर लीजिए ऑप्शन को अच्छे से। वाई हैज़ द हाइएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, एक्स हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन, एक्स हैज़ द हाइएस्ट प्रोटॉन एफिनिटी एंड जेड हैज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब हमने पहली स्टेटमेंट को देखा कि वाई के पास क्या है, हाइएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी increases across a period, as we know from the lower classes कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है across the period, so the element furthest to the right would have the highest ionization energy. This means it has incorrect way to represent this, so आपके पास ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट नहीं है। सेकेंड, आप अगर ऑप्शन देखें तो इन्होंने बात की है कि एक्स हैज द मोस्ट नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन, also incorrect because we can't determine the number of p electron based solely on electron affinity। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेसिस पे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पर, मीन्स ये ऑप्शन में आपके पास क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। हमने बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो हम इनकरेक्ट देख रहे हैं। थर्ड है एक्स हैज द हाइएस्ट प्रोटॉन एफिनिटी। तो बेसिकली आपको पता ही होगा कि जो प्रोटॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यहाँ पर कोई भी डायरेक्टली रिलेटेड कनेक्शन नहीं होता है। प्रोटॉन एफिनिटी इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड भी इनकरेक्ट है। लास्ट है जेड हैज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज राइट, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जो इंक्रीज होती है अक्रॉस अ पीरियड एंड डिक्रीजेज डाउन अ ग्रुप, एज वी नो इट, ठीक है। हमें मालूम है ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इंक्रीज होगी जब आप अक्रॉस अ पीरियड जाओगे और डिक्रीज होगी डाउन अ ग्रुप, ओके। तो सिर्फ जो आपके पास Z है, यहाँ पर जो आप Z देख रहे हो उसके पास क्या है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली इंडिकेटिंग हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट्स वाई आवर ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी दी गई है, यहाँ पर सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी दी गई है, -333, ठीक है। और इन दोनों की कितनी दी गई, -15 -142। अगर हम इसी डाटा के साथ भी इसको कंपेयर करके देखें, ठीक है, तो अगर Z के पास हाईएस्ट आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इस Z की, जो आपके पास Z एलिमेंट दिया गया है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो ये क्वेश्चन आपने कुछ इस वे में सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन तो आपको सिंपली देखने से पता चल रहा है कि प्रोटॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक नहीं है भाई, ये डायरेक्टली लिंक नहीं है हम आपके पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसके साथ। वैसे ही आपके पास जो सेकेंड स्टेटमेंट है, हम इस बेस पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेस पे डिटरमाइन नहीं कर सकते कि नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर होंगे इस गिवन कंपाउंड के पास या एलिमेंट के पास,
ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर 4 रहेगी, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिल्वर सॉल्ट विथ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसको हम KSP करके डिनोट करते हैं, इन वाटर इज। तो पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या डिमांड की गई है। तो यहाँ पर हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात की गई कि वाटर के अंदर क्या रहेगा जो गिवन आपके पास सिल्वर सॉल्ट है, ठीक है, जैसे आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। तो ये सिल्वर सॉल्ट यहाँ पर गिवन आपके पास 4 दिए गए हैं और आपने बताना है कि इन 4 में से किसकी सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बनेगी वाटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट। कोवेलेंट कैरेक्टर का हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो हमें पता है कि जो कंपाउंड विद द मोर कोवेलेंट कैरेक्टर हैव लेस सॉल्युबिलिटी, जितना ज़्यादा कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर मौजूद होगा उतनी ही उसकी क्या होगी, लेस सॉल्युबिलिटी होगी, उतना ज़्यादा वो लेस सॉल्युबल होगा। ओके, एज वी मूव डाउन इन अ ग्रुप द कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम ग्रुप की में नीचे की तरफ जाते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर को देखते हैं, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, जैसे हम ग्रुप में नीचे को गए, ठीक है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जो आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर हैलाइड इन वाटर, वो कैसे रहेगा आपके पास, वो आ जाएगा आपके पास AgF इज ग्रेटर देन AgCl इज ग्रेटर देन AgBr इज ग्रेटर देन AgI, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 आपके पास यहाँ पर राइट रहेगी। ओके, तो आप इसमें 2-3 चीज़ें देखते हैं, जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, जैसे जैसे आपका साइज ऑफ हैलाइड आयन इंक्रीज होता रहता है, वैसे ही जो बॉन्ड है Ag पॉजिटिव के साथ वो वीक हो जाता है, इट बिकम वीकर एंड मेकिंग द सॉल्ट मोर सॉल्युबल। ओके, तो इस बेसिस पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या पूछा गया है, द पेयर ऑफ complexes or ions that does not obey 18 इलेक्ट्रॉन रूल is। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स का क्वेश्चन आपको 2024 जो जून का पेपर हुआ था उसमें भी आया था, दिसंबर 2023 में आपको इसका जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिला था। मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप सभी को ये रूल पता ही होगा। तो इसमें कुछ कैलकुलेशन करके जब आप देखोगे, यहाँ पर जो गिवन कंपाउंड है आपके पास 4, तो इसमें से जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे नहीं करता है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर 1। ये कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे नहीं करता है, क्यों, अगर आप वेनेडियम का देखें तो वेनेडियम के पास होते हैं अपने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोबाल्ट के पास कितने होते हैं, 2 होते हैं, मीन्स ये आ जाएगा आपके पास 5 + 2 × 6। 6 क्यों लिखा, क्योंकि इसके साथ 6 था, तो ये हो गया 6 × 2 = 12 + 5 = 7, मीन्स ये 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं कर रहा है। उसी प्रकार अगर आप देखें TiCp2Cl2, ठीक है, तो यहाँ पर जो Cp है वो क्या है, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल लिगेंड की तरह यहाँ पर काम करता है। ओके, अगर आप Ti का देखें, हमने इसका देखा तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन बन रहे थे, अगर हम Ti का देखें तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, Cp के पास होते हैं अपने 5 एंड क्लोरीन के पास हो गए 4। तो अगर हम इनकी टोटलिंग करें तो ये 18 इलेक्ट्रॉन को नहीं बना रहा है, मीन्स इट डज नॉट फॉलो द 18 इलेक्ट्रॉन रूल अगेन। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके पास ओबे नहीं करेगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को। उसी प्रकार आपने इन जो गिवन कंपाउंड है इनका भी देखना है कि क्या आपके पास आंसर रहेगा, ठीक है, यहाँ पर ये नेगेटिव होगा। ओके, तो आपने इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास ये 2 टाइम्स रिपीट हो चुका है जो हमने अभी तक क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बॉन्डेड टू ईच फॉस्फोरस सेंटर इन P4O6 एंड P4O10। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने इसमें डायग्राम बना लेना है, ठीक है। इस टाइप का डायग्राम आपके पास रहेगा। P4O6 के लिए, ओके।
तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने ऑक्सीजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड है फॉस्फोरस सेंटर से। तो फॉस्फोरस सेंटर की यहाँ पर बात की गई। सबसे पहले तो हम ये वाला देखेंगे। एक आपके पास यहाँ पे डायरेक्टली फॉस्फोरस सेंटर के साथ ऑक्सीजन एटम अटैच्ड है, ठीक है। सेकंड आप देखिए 1 2 3, इसके साथ भी डायरेक्टली आपके पास ऑक्सीजन अटैच्ड है। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और थर्ड आपने देखना है 1 2 3, इसके साथ भी ये डायरेक्टली लिंक है। ये हो गया आपके पास थर्ड। ओके, तो मीन्स आपके पास कितने, आपके पास फॉस्फोरस सेंटर के साथ ऑक्सीजन जो एटम है वो बॉन्ड करे है 3। मीन्स कॉम्पिटिशन इज सेकेंड एंड थर्ड के बीच आपके पास कॉम्पिटिशन होगा। मतलब कि आपके पास 3 यहाँ पर ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड है टू ईच फॉस्फोरस सेंटर के साथ। उसी तरीके से हम देखेंगे P4O10 का स्ट्रक्चर। अगेन हमने कुछ नहीं करना है, इस टाइप से आपने पहले इनको ड्रॉ कर लेना है डायग्राम के लिए। अगेन सेम वही आपके पास बनेगा। यहाँ से आप ऑक्सीजन को ऐसे लिंक कर दीजिए, यहाँ से ऐसे कर दीजिए। बट इसमें डिफरेंस क्या है, आपके पास कितने हैं ऑक्सीजन 10 है, यहाँ पर 6 थे। तो हम इनको कंप्लीट करेंगे। ओके, यहाँ पर आ जाएगा इस वे में, और ये आ गया आपके पास दिस वाइज। ओके, तो ये आपके पास बन गई इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर। इसको मैं यहाँ पर शो कर देती हूँ, राइट। तो इस टाइप से आपके पास ये अटैच्ड होंगे। तो ये बन गया आपके पास P4O10 का स्ट्रक्चर। अब अगर आप देखें तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने हैं, 16 है। सिग्मा हो गया आपके पास 16 एंड पाई है आपके पास 4, राइट। और हमसे पूछा गया है कि कितने आपके पास ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड है ईच फॉस्फोरस सेंटर में। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये हो गया, फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच्ड है फॉस्फोरस सेंटर से, फर्स्ट वन। उसी प्रकार से ये भी आपके पास हो जाएगा सेकंड। उसी प्रकार से आपके पास ये बन जाएगा थर्ड, राइट। और उसी प्रकार से जो आपके पास यहाँ पर है 1 2 3 एंड 4, ये हो गया आपके पास फोर्थ, ठीक है। तो आप देखिए टोटल यहाँ पर कितने आपके पास ऑक्सीजन एटम डायरेक्टली जो फॉस्फोरस सेंटर के साथ है वो बंधे हुए आपस में, इनके बीच एक बंधन बना है, तो वो है 4। मीन्स आपकी जो राइट ऑप्शन होगी इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ डीसल्फ्यूराइजेशन of flue gas, SO2 is passed through an absorber containing slaked lime in the presence of O2. The final product is। तो जो आपके पास ये प्रोसेस है डीसल्फ्यूराइजेशन ऑफ फ्लू गैस, इसको हम और क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कहेंगे FGD, ठीक है। FGD का ये प्रोसेस है, एक केमिकल प्रोसेस होता है जो कि रिमूव करता है सल्फर या फिर सल्फर के जो कंपाउंड है किसी मटेरियल में से उनका रिमूवल करना। माना कि आपके पास मानते हैं आपके पास कोई केमिकल कंपाउंड है या आपके पास कोई मटेरियल है, ठीक है। हमने उसका करना है FGD, डीसल्फ्यूराइजेशन ऑफ फ्लू गैस। मीन्स हम एक ऐसा केमिकल प्रोसीजर वहाँ पर ऑब्टेन करेंगे जिससे कि आपके पास जो सल्फर है या फिर सल्फर के कुछ जो कंपाउंड्स है उस मटेरियल में से हम उनको रिमूव कर पाए। उसके लिए ये तकनीक हम यूज़ करते हैं FGD। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमने क्या किया, हमने FGD प्रोसेस यूज़ किया, SO2 इस प्रोसेस में हमने पास किया जैसे कि गिवन दिया गया है, ठीक है, एंड एब्जॉर्बर के थ्रू। और ये एब्जॉर्बर क्या कंटेन करा है, स्लेक्ट लाइम इन द प्रेजेंस ऑफ O2। तो फाइनल प्रोडक्ट आप बताइए कि फाइनल प्रोडक्ट इसमें क्या बनना है, क्वेश्चन ये है। तो आंसर आप देखिए, सीधा सा आंसर होगा इसका कि CaSO4.2H2O आपके पास ये यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ओके, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसको हम कहते हैं। और
इसको हम और क्या कहते हैं, आपने लोअर क्लासेस में 9th 10th या फिर लोअर ग्रेड्स में आपने पढ़ा होगा कि ये किसका फॉर्मूला होता है, CaSO4.2H2O, जिप्सम, ऑब्वियसली जिप्सम का फॉर्मूला है, तो ऑल्सो नोन एज जिप्सम, इसको हम और क्या कहते हैं, जिप्सम। तो एक्यूरेट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर 3 विच इज जिप्सम। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ द हैमिट सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट फॉर POMe इज -0.30 if the pKa of benzoic acid is 4.19 that of P-anic acid is। तो देखिए क्वेश्चन में ही आपके पास आंसर दिया गया है। अगर आपको कैलकुलेशन करनी आती है पीके ऑफ P-anic एसिड का जो फॉर्मूला होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली कुछ नहीं करना है, हमने सिंपली हमने क्या करनी है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन हम किस बेस पे करेंगे, हमने क्या करना है, हमने निकालना है pKa ऑफ बेंजोइक एसिड, जो कि आपके पास क्या दिया गया है 4.19, माइनस करना है इसको जो आपके पास हैमिट सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट दिया गया है, जिसको हम और क्या कैसे जनरेट करते हैं, सिग्मा से जनरेट करते हैं। ठीक है, इसकी हमारे पास वैल्यू दी गई है फॉर पैरा OMe। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, -0.30 यहाँ पर वैल्यू दी गई है। ओके, और हम निकाल रहे हैं पीके ऑफ P-anic एसिड, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है पहले पीके ऑफ P-anic एसिड इज इक्वल टू pKa ऑफ बेंजोइक एसिड माइनस जो आपके पास हैमिट सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट है उससे इसको माइनस कर देना है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए 4.19 हमने लिख दिया -0.30, तो माइनस माइनस आपको पता है क्या होता है, प्लस हो जाते हैं, ये पॉजिटिव का बन जाएगा, मीन्स ये आपस में ऐड होकर क्या बना देंगे, आपके पास ये आ जाएगा 4.49 जब हम इनको ऐड करेंगे। ओके, तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 4 आपके पास यहाँ पर है 4.49, दैट इज राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आपने इसकी कैलकुलेशन करके देख लेनी है। ओके, तो ये आपका आंसर होगा 4.49। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।